तो नाउ वील डिस्कस इनसाइट लर्निंग थ्योरी। जैसा कि आप सभी को पता है, इनसाइट लर्निंग की जो थ्योरी है वो कोहलर ने प्रपोज की थी, और कोहलर वाज अ गेस्टोल्ड साइकोलॉजिस्ट। यस और नो? आपको ये वाली बात पता है कि नहीं? पता है तो थम्स अप कीजिए। कि गेस्टोल्ड साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो मैक्स वर्दाइमर हैं, लेकिन इनके साथ में आप कोहलर को भी पढ़ते हो और कोफकाप को भी पढ़ते हो। तो ये वही वाले कोहलर हैं जो गेस्टोल्ड साइकोलॉजिस्ट में गेस्टोल्ड साइकोलॉजी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनसाइड लर्निंग की थ्योरी आपके कोहलर ने प्रपोज की थी। ये किस पर बेस्ड है? ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रीस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है। ओके, लेकिन आप अभी के लिए समझ लो कि इनकी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग पर बेस्ड है। ठीक है, इस थ्योरी का मेन फोकस क्या है? लर्निंग थ्रू सडन रियलाइजेशन और इंसाइट, नॉट ट्रायल एंड एरर और रीइंफोर्समेंट। वो बोलते हैं कि लर्निंग के लिए ट्रायल और एरर करने की जरूरत नहीं है। मतलब ट्रायल एंड एरर आपको पता है ना, एक मेथड होता है लर्निंग का, पता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। और आपको ये भी पता होगा ट्रायल एंड एरर की लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी भी है जो कि थॉर्नडाइक की है। मतलब थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम ट्रायल एंड एरर है। ये वाली बात आपको पता है? पता है तो थम्स अप कीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा अभी सबसे लास्ट में। ये थॉर्नडाइक की थ्योरी ही है ना? मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? इनसाइट का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन। सडन रियलाइजेशन मतलब आप पढ़ते पढ़ते आपको रियलाइजेशन हो जाता है, सोते सोते, मतलब सोते सोते तो नहीं होगा, लेकिन कोई अलग काम कर रहे हो आप या नींद में ही हो लेकिन गहरी नींद में नहीं हो, तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम का। या फिर कुछ आप कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब वो वाला काम नहीं कर रहे हो जो जैसे आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो ना, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। उस प्रॉब्लम के बारे में कॉन्शियसली सोचना बंद कर दो और किसी दूसरे काम में लग जाओ, तो हमारा दिमाग ना सब कॉन्शियसली उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता है, और हमको एक फटाफट से एक सडन आइडिया आ जाता है कि ये काम ऐसे होगा। तो जो सडन रियलाइजेशन है उसको इंसाइट बोलते हैं, जो कि ट्रायल एंड एरर से नहीं आता, जो कि रीइंफोर्समेंट से नहीं आता। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? इंसाइट का मतलब क्या होता है, इंसाइट लर्निंग कैसे काम करती है? यस और नो? अरे बोलो। यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? इसके बैकग्राउंड क्या है इस थ्योरी का? तो कोहलर डेवलप्ड द थ्योरी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विद चिंपांजी, स्पेशली द फेमस चिम्प सुल्तान। आपने मुझे लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसने सुल्तान का एक्सपेरिमेंट ना पढ़ा हो। पढ़ा है ना सुल्तान का? यस और नो? तो द कोहलर डेवलप्ड द थ्योरी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विद चिंपांजीज while he was stranded on the island of टेनराइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है ये, सॉरी फर्स्ट का टाइम है जब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिला। तो दीज एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लर्निंग could occur suddenly when an individual recognizes reorganizes their perception of a problem। मतलब आप प्रॉब्लम को कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब आप रिजिड नहीं हो, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है ना? तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करके देखते हो, रीस्ट्रक्चर करके देखते हो, है ना, अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हो आप, तो आपके अंदर एक सडन रियलाइजेशन आता है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के फॉर्म में। उस सडन रियलाइजेशन को आप इनसाइट लर्निंग बोलते हो, जैसा कि हमने चिंपांजी के एक्सपेरिमेंट में देखा था। क्या आप सभी को चिंपांजी का सुल्तान का एक्सपेरिमेंट याद है? सबको याद है तो थम्स अप कीजिए। देखो यहाँ पे मैंने ये चिंपांजी का एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ये पढ़ लेंगे हम, ठीक है? तो इनकी जो इनसाइट लर्निंग के कॉन्सेप्ट क्या है? पहला तो इनसाइट समझाया है कि इनसाइट क्या होता है। इनसाइट को है ना आहा एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, आहा मूवमेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आहा आहा मतलब AHA, आहा मूवमेंट भी बोलते हैं, आहा एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। किसको? इनसाइट को। ये वाली बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनसाइट को और क्या बोलते हैं। आहा एक्सपीरियंसेस, ऊ एक्सपीरियंसेस, ना एक्सपीरियंसेस, तो आहा मूवमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आहा मूवमेंट? क्यों? क्योंकि ये ना थोड़ा सा मजाक वाला लगेगा कि जब
हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आ जाता है, सडन सॉल्यूशन आ जाता है, सडन रियलाइजेशन, ये काम वैसे होगा, तो फटाफट से नहीं बोलते वाह मजा आ गया। तो वाह की जगह आहा। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग आहा करो, बोलो आहा। अरे बोल दो, शर्माओ मत। हाँ। हाँ, अरे स्पीड में बोलना आहा। सब लोग बोलो चलो। अरे बोल के दिखा दो। हाँ। हाँ वेरी गुड। अब दो ही लोगों के हाँ हैं, बाकी कोई नहीं बोल कोई कोई हाँ नहीं करेगा। अरे करो हाँ। देखो मैं हाँ कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हाँ कर सकते? सही बात है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी। संजय करके दिखाएगा हाँ, करो संजय। सर मैं खाना खा रहा हूँ अभी। संजय इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो खाना खा रहा है। चलो मैंने सबकी तरफ से आहा बोल दिया, ठीक है? सोचोगे सर पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं, ऐसे ही लग रहा है ना? तो आहा आहा मूवमेंट का मतलब क्या है? इंसाइट। इंसाइट को आहा मूवमेंट भी बोलते हैं। तो इंसाइट इज अ सडन कंप्लीट एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इट इज जस्ट नॉट ग्रेजुअल लाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग के जैसा नहीं है। मतलब ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या होती है कि जब तक आप सोल्यूशन ढूंढते रहते हो, जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता है, आप अंधेरे में तीर मारते रहते हो। ये वैसा नहीं है, आपको तीर मारना ही नहीं है। चुपचाप से कोई कुछ काम करने लग जाओ या सो जाओ। सोने के बाद आपके पास ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा क्या नहीं इसका सोल्यूशन ये है। मैं जो मजाक में बोल रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो? तो इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल मेंटली रीस्ट्रक्चर द एलिमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। ये होता कब है, इनसाइट आती कब है? जब आप उस प्रॉब्लम को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करते हो। मतलब आप उस प्रॉब्लम को दोबारा से समझने की कोशिश करते हो, हर एक छोटी डिटेल पर फोकस करते हो। आप ये देखते हो कि मुझसे क्या छूट गया, कुछ तो रह गया है मुझसे जो मैंने नहीं देखा। तो आप इंफॉर्मेशन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करते हो, दोबारा से उसको अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो। जब ऐसा आप करते हो तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ आपको रीस्ट्रक्चर का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं? यस और नो? अरे बोलो। Yes, रीस्ट्रक्चर sir. का मीनिंग समझ में आया? तो एग्जाम्पल है, अ पर्सन ट्राइंग टू सॉल्व आ रिडल में स्ट्रगल फॉर अ वाइल एंड सडनली रियलाइज द आंसर ऑल दैट वंस, नॉट इन स्टेप्स। है ना? यहाँ पर जो आंसर आपके दिमाग में आता है, सोल्यूशन आपके दिमाग में आता है, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं आता है, वो कंप्लीट आता है। क्योंकि एल्गोरिदम अलग होता है और इंसाइट अलग होती है। क्या आपको इंसाइट आहा मोमेंट समझ में आया? सभी को समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। बाकी नहीं समझ में आया तो अब थम्स अप नहीं करोगे, मुझे लगता है समझ में आ गया है ना? वेरी गुड। दूसरा क्या है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने समझा भी दिया है कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो लर्नर रीऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम टू सी रिलेशनशिप बिटवीन देम। है ना? हम दोबारा से प्रॉब्लम को रीस्ट्रक्चर करते हैं, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ देखते हैं कि कुछ तो हमसे छूट नहीं गया, हमने अच्छे से लॉजिक लगाए कि नहीं लगाए, हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझा कि नहीं समझा। तो वंस दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। जब हम दोबारा से उस प्रॉब्लम को समझते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, तो हमको एक क्लियर कट सॉल्यूशन हमको मिल ही जाता है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग इसी को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, a student struggling with a math problem might suddenly see that factoring the equation helps them solve it. They understand the relationship between terms in a new way. है ना? वो मैथ की कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है क्योंकि उस वो एक ही तरह से चीज़ों को समझ रहा है। वो अलग तरीके से डिफरेंट वे में चीज़ों को समझे, कुछ नए एग्जांपल्स ले ले, है ना, कुछ नया सीख ले, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ले, तो वो तो फिर क्या होता है, उसके अंदर इंसाइट आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो मैथ्स वाले होंगे, 11th 12th में किसी का मैथ्स था? किस किस का था मैथ? यस सर। है ना? ग्रेजुएशन में था। ग्रेजुएशन में था आपका। चलो जिसी का भी मैथ था, और आप जब वो वाले क्वेश्चन करते हो, क्या बोलते हैं वो, इंटीग्रेशन और वो वाले डेरिवेशन, और वो होते हैं ना इंटीग्रेशन, वो टाइम बहुत टाइम हो गया। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं षष्ठी? डिफरेंशिएशन। बिल्कुल डिफरेंशिएशन।
है ना, वो वाले क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप एक पेज पे स्टार्ट किया, उसका 4 पेज जब आप करते गए और जब चौथा पेज पे उसका सॉल्यूशन आ रहा है, तो इतना बड़ा तो उसका आंसर है, तो वो तो आप याद कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप खुद से सीखते हो ना, तो आपके अंदर इंसाइट आ जाती है कि ये ऐसे काम करता है, तो आप देखते हो, आप खुद से सॉल्यूशन निकाल लेते हो, आप स्टेप्स को अपने अकॉर्डिंग ही अरेंज कर लेते हो। अब जो मास्टर ने जो पढ़ाया है वो समझ लिया, फिर खुद के स्टेप्स बना लोगे, है ना, कभी शॉर्टकट मार लोगे, कभी लॉन्ग रूट से जाओगे, क्योंकि हमको एक बार में समझ में आ जाता है कि ये काम ऐसे करता है। जो चुटकी बजाने वाला आइडिया होता है ना, उसको इंसाइट बोलते हैं, क्योंकि हाँ ये ऐसे काम करता है। जब ऐसे बोलते हो ना, हाँ ये ऐसे काम करता है, हाँ ये ऐसे काम करता है, तो वो क्या हुआ, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हुई। क्या मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिए। फिर क्या है, होल वर्सेस पार्ट्स। होल वर्सेस पार्ट्स, आपको पता है ना गेस्टोल्ट प्रिंसिपल होल वाले प्रिंसिपल पर काम करता है कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. तो इनसाइट आपको टुकड़ों में नहीं आती है, पार्ट्स में नहीं आती है, स्टेप्स में नहीं आती है, वो आती है तो कंप्लीट आती है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? आपको सॉल्यूशन आएगा, आएगा तो कंप्लीट आएगा, अधूरा नहीं आएगा। तो गेस्टर्ट साइकोलॉजी एम्फेसाइज द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, है ना। जब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो जोड़ते हैं ना, फिर उससे वो जो कंप्लीट पिक्चर बनती है वो अलग होती है, उसका परसेप्शन अलग होता है। और एक कंप्लीट पिक्चर देखते हो बिना पार्ट्स के, उसका परसेप्शन अलग होता है। मतलब समझ पा रहे हो, बॉटम अप अप्रोच अलग तरीके से काम कर सकती है, और टॉप डाउन अप्रोच आपकी कौन सी वाली अप्रोच होती है, गेस्टोल्ट अप्रोच होती है आपकी, होती है कि नहीं होती, यस और नो। Yes, sir. सुना है कि नहीं सबने, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो जो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है ना, वो आपकी गेस्टोल्ट अप्रोच होती है, जब चीज़ों को आप पार्ट्स में नहीं देखते हो, कंप्लीट देखते हो। क्योंकि पार्ट्स में देखा, फिर उसको जोड़ के कंप्लीट बनाया, वो कुछ अलग परसीव होता है। और जब पूरी तरीके से कंप्लीट देखते हो बिना पार्ट्स को देखे, उसका परसेप्शन अलग होता है। वैसे परसेप्शन को गेस्टोल्ट परसेप्शन बोलते हैं। तो इनसाइट आपकी होल पैटर्न पर काम करती है, गेस्टोल्ट प्रिंसिपल पर काम करती है। ये वाली बात आप सबको क्लियर हो जाएगी, हो गई होगी। तो insight occurs when a person sees the whole patterns, not just isolated elements. Example क्या आ जाएगा, rather than focusing on separate puzzles pieces, insight help you see how they all fit together into a full image. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिख गया। तो होल वर्सेस पार्ट्स का मतलब आपको क्लियर है, क्लियर तो बताओ, यस और नो। Yes, sir. इनका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ इंसाइट। ट्रांसफर ऑफ इंसाइट, देखो ट्रांसफर ऑफ इंसाइट को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंसाइट को, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपने सुना है, पढ़ा है, किस किस ने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? नहीं पढ़ा तो बता देना, मैं पढ़ा दूंगा अलग से। क्या बोलते हो, पढ़ा है कि नहीं, यस और नो? No, sir. No, sir. नो या यस, क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। नहीं पढ़ा, No, sir. चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ा दूंगा। कि क्या है, देखो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होती है। ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बेसिक मतलब क्या होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, वो ये होता है कि आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीख लिया कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, तो आप सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम को उसी सेम अप्रोच से सॉल्व करते हो कि नहीं करते? मैं बोल रहा हूँ सिमिलर टाइप की, सेम टाइप की नहीं, सिमिलर टाइप की। जैसे आपका मैथ्स, आपके मैथ में है ना चैप्टर्स होते थे अलग अलग, और हर एक चैप्टर जो मैथ का, जैसे एलजेब्रा का चैप्टर है या ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ना, और अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स पढ़ लिए, फॉर्मूला याद कर लिए, तो आप उनको अलग अलग सिचुएशन पर अप्लाई करते हो कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि डेटा बदल जाएगा, लेकिन जो जो नेचर है प्रॉब्लम, जो 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 आपका क्वेश्चन है, जो सम है, वो सिमिलर रहता है, क्योंकि सिमिलर प्रिंसिपल पर वो काम करता है। तो सिमिलर प्रिंसिपल पर काम करेगा तो सिमिलर टाइप के सॉल्यूशंस आप यूज कर लेते हो उधर। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। मतलब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो, तो दोबारा सिमिलर काइंड की प्रॉब्लम आपके पास होती है, तो आप उसी टाइप के सॉल्यूशन को यूज़ करते हो कि नहीं करते? करते हो ना, यस और नो? Yes.
Yes. इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या सबको समझ में आया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? मतलब आपने एक जगह की लर्निंग दूसरी जगह यूज कर ली। क्यों कर लिया आपने? क्योंकि प्रॉब्लम भी सिमिलर थी। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या सबको क्लियर है? सबको Yes, क्लियर है sir. तो सब लोग थम्स अप कीजिए। तो वंस अ पर्सन गेन्स इंसाइट इनटू अ प्रॉब्लम दे कम ऑफन अप्लाई इट टू अ सिमिलर सिचुएशन। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना? एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड लर्न्स हाउ टू गेट अ कुकी फ्रॉम अ जार यूजिंग अ स्टिक, है ना? स्टिक डाल के हमने कुकी निकाल ली। दे माइट लेटर अप्लाई अ सिमिलर स्ट्रेटेजी टू गेट अ टॉय फ्रॉम अंडर द काउच। कि उधर लकड़ी डाल के भी आप अपना क्या निकाल सकते हो? टॉय निकाल सकते हो। जैसे सोफा के नीचे चला गया, पलंग के नीचे चला गया, तो आपने स्टिक लगा के जार में से कुकी निकाल ली, तो आप स्टिक लगा के अपना टॉय भी निकाल सकते हो कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या मुझे आप सभी बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? Yes. देखो अभी मैं आपको चलो ये वाली बात पढ़ा रहा हूँ, तो अभी अभी कभी बता दूं क्या? पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, क्या बोलते हो? बता दूं? Yes, sir. है ना? चलो अभी बता देता हूँ। जब सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम होती है, जब सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हो? अपने पुराने जो लर्निंग है, जो आपकी पुरानी लर्निंग है, जो आपने लर्निंग जो पुरानी लर्निंग है, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है, वो काम आता है, वो काम करता है जो न्यू टाइप की सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने कुछ सीखा, सीख लिया, अब आपके सामने न्यू प्रॉब्लम आई, लेकिन नई प्रॉब्लम है, लेकिन सिमिलर है पुरानी वाली प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम से, जिसका आपने सॉल्यूशन सीख लिया है। तो जब नई प्रॉब्लम आती है सिमिलर काइंड की, तो आप उसको सॉल्व कर लेते हो, कर लेते हो। इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या आप सबको क्लियर है? क्लियर है ना? मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो मैंने समझाया, तो एक्चुअली में पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है वो। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये है कि आपने कुछ सीखा, है ना, और आपके सामने वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो सिमिलर नहीं है, तो आप अपने पुराने लर्निंग को यूज़ नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते हो ना? क्या कर पाते हो? अब प्रॉब्लम ही नहीं है और आपने सीखा कुछ अलग था जो कि उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर लर्निंग, जो आपकी पुरानी लर्निंग है, उसको यूज़ नहीं कर पाते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो। आपको कुछ अलग फिर करना पड़ता है। तो जो आपकी पुरानी लर्निंग ना कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ फैसिलिटेट नहीं कर रही है, कुछ एड ऑन नहीं कर रही है, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है नई प्रॉब्लम के लिए, तो उसको बोलता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा नुकसान और हो रहा है। नुकसान मतलब आपने लर्निंग प्रिंसिपल यूज़ किए नई नई प्रॉब्लम के लिए, तो आप देखा जब आपको आपने लगा कि यार ये तो हो सकता है काम कर जाए, तो जब आप काम उस पर करते हो, उसको पुराने सॉल्यूशन से, पुराने जो अपनी लर्निंग है उससे, उसके यूज़, मतलब वो मेथड्स यूज़ करके आप अ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो जो सिमिलर नहीं है उसके जैसे। जब कर रहे होते हो तो फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसको बोलता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या आपको नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग समझ में आया? आया तो बताओ। Yes, sir. ठीक है। अभी जीरो ट्रांसफ़र क्या होता है? जीरो ट्रांसफ़र मतलब ये है कि आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, आप अपनी लर्निंग को, आप अपने एक्सपीरियंसेस को न्यू प्रॉब्लम्स पर अप्लाई नहीं कर पाते हो, मतलब ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, तो इसको बोलता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या आपको तीनों समझ में आए? कभी एग्जाम में पूछ लें तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं? ईजी है, लेकिन मैंने सुना Yes. दिया, इसलिए सुना दिया क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं? सभी लोग बोलो। सर, हाँ। ये नेगेटिव वाले में एक एग्जांपल आउट ऑफ सिलेबस पेपर भी ले सकते हैं क्या?
हाँ ये बोल मतलब सकते हो। मुझे लगा कि जैसे अपन लर्निंग तो कुछ और करते सिलेबस की, लेकिन आउट आ जाए तो हम उस पर अप्लाई नहीं कर पाते ना वहाँ पे। देखो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने अप्लाई भी किया है, लेकिन सही होने की जगह गलत और हो गया हमसे, है कि नहीं, नेगेटिव में नंबर आ गए होगा हमारे। हाँ। ठीक है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। जैसे हम एक और- जबरदस्ती, जैसे हमारे हमारे नेट का एग्जाम हो गया या हमारा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो गया, हमको लगता है इस अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा, है ना, और हाँ। आप सॉल्व करने जाते हो, उल्टा गलत हो जाता है, उस उल्टा नेगेटिव में नंबर आते हैं आपके। तो वो हाँ। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यस और नो। यस सर, मतलब इससे ले सकते हैं एग्जाम्पल। बिल्कुल ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमको क्या करना चाहिए, नहीं आता ना छोड़ दो, पीछे मत पड़ो। यस। ऐसा है तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, मतलब ट्रांसफर हुआ ही नहीं है लर्निंग का। कौन सी लर्निंग, प्रीवियस लर्निंग। यस सर। सबको समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो मुझे यस बोल के बता सकते हो। अरे यस। बोल, वेरी गुड। यस। है ना, ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें हमारे कंटेंट में नहीं, लेकिन मैं साथ में समझा रहा हूँ तो आपके पास नोटबुक होगी, फटाफट से नोट कर ही रहे होगे आप, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कर ही रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं, यस और नो। चलो वेरी गुड, सभी लोग कर रहे हैं नोट। देखो नोट कर लोगे तो अच्छी बात है। अभी कोलर का एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलर का एक्सपेरिमेंट था चिंपांजी पर, उस चिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान था। प्रॉब्लम क्या थी, अ बनाना वॉज प्लेस्ड आउट ऑफ रीच एंड टू स्टिक्स वर इनसाइड इन द केज। आपको पूरा एक्सपेरिमेंट याद आ जाएगा जिन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो एक जेल के अंदर, एक केज के अंदर दो चार स्टिक्स थी, और केला था जो कि उस जेल के बाहर था, उस केज के बाहर था, और उसको अपने हाथ से चिंपांजी ले नहीं पा रहा था। मतलब हाथ की कोशिश करी उसने कि हाथ से, कोई भूख भी लग रही थी उसको, तो हाथ मार रहा था बाहर, लेकिन वो दूरी पर था, डिस्टेंस पर था, वो केला उसके हाथ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो वो जब, अब वो क्या कर रहा था, वो खेलने लगा स्टिक के साथ, है ना। खेलते खेलते क्या हुआ, स्टिक, वो एक स्टिक दूसरे स्टिक के ऊपर आ गई, तो वो एक स्टिक दूसरे स्टिक के ऊपर आई तो वो जुड़ गई। फिर दोबारा इसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, लेकिन तो फिर तीसरी स्टिक, तीन चार स्टिक रखी थी उधर, वो फिर खेलते खेलते सारी स्टिक उसके ऊपर एक के ऊपर एक जुड़ गई, तो एक बड़ी स्टिक बन गई, और फिर वो गया और अपना केला ले लिया। क्या मैं जो आपको याद आ गई पूरी मेमोरीज, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद आ गया होगा पूरा खेल, पूरा गेम, यस। आपका पूरा एक्सपेरिमेंट याद आ गया होगा, यस और नो। तो जो प्रॉब्लम क्या थी, बनाना वॉज प्लेस आउट द रीच एंड टू स्टिक वर इनसाइड द केज। ऑब्जर्वेशन क्या थी, आफ्टर सम कंफ्यूजन एंड अटेम्प्ट सुल्तान सडनली कनेक्टेड द टू स्टिक टू फॉर्म अ लॉन्गर स्टिक एंड गॉट द बनाना। दिस शोड अ सडन अंडरस्टैंडिंग रादर देन स्लो ट्रायल एंड एरर। मतलब बार बार ऐसा नहीं करा कि वो खेल रहा है और जोड़ रहा है, ऐसा नहीं, उसको सडन इंसाइट आ गया कि ऐसे काम करता है। तो सुल्तान डिडंट लर्न ग्रेजुअली, उसने धीरे धीरे नहीं सीखा उसने। ही सेट लुक एट द टूल्स एंड सडनली रियलाइज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस वॉज इनसाइट। कोलर का जो एक्सपेरिमेंट है चिंपांजी वाला, क्या आपको क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, उसने भी आहा करा, क्या करा, बोल के दिखाओ। बोलेंगे नहीं सर हम, ठीक है। अब संजय बोल देगा, संजय क्या बोला। संजय अभी भी खाना खा रहा है। ठीक है, चलो। सर प्रैक्टिकल होना चाहिए ना उसके लिए, अभी हुआ थोड़ी ऐसा हमारे साथ, हमको थोड़ी केला मिल रहा है। देखो बहुत बार हमें इंसाइट आती है, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, इतनी बार इंसाइट आती है कि ये काम ऐसे होगा, है ना। इंसाइट होता है सडन रियलाइजेशन। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ इनसाइड लर्निंग। देखिए ये जो स्टेजेस है आपके इनसाइड लर्निंग के, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी इनसाइड लर्निंग के स्टेजेस के फॉर्म में पूछे जाते हैं, कभी क्रिएटिव थिंकिंग के फॉर्म में पूछे जाते हैं। कि क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंसाइट। आप नया नया ढूंढते हो, आप रीस्ट्रक्चर करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो। तो मैं बोल कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में यही सारी स्टेजेस इनसाइट लर्निंग की भी पूछ ली जाती हैं, और सेम स्टेजेस क्रिएटिव थिंकिंग की भी होती हैं। कितने स्टूडेंट को समझ में आई मेरी बात, आई तो थम्स अप कीजिए। मैंने क्या बोला, जो स्टेजेस आपके सामने दिख रही हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, ये सारी स्टेजेस इनसाइड लर्निंग की भी हैं और क्रिएटिव थिंकिंग की भी हैं।
क्या आपको क्लियर है ये वाली बात? इसका मतलब क्या है, मैं क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेजेस अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पढ़ लो, ठीक है? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो आप लोग? तो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी प्रिपरेशन। फर्स्ट स्टेज होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है? लर्नर आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स एंड गैदर इन्फॉर्मेशन, कि जो प्रॉब्लम है उसकी तैयारी कर लो, है ना, कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे डेटा गैदर करेंगे इसके लिए, है ना, वो सारी चीज़ें जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन। इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? द प्रॉब्लम इज इंटरनलाइज एंड प्रोसेस सबकॉन्शियसली। जब आप बार बार कोशिश करते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप चुपचाप से दूसरा काम करने लग जाते हो, है ना, और वो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम छूटती नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं होती, बस वो प्रॉब्लम वो वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलती रहती है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन को हिंदी में बोलते हैं सुसुप्तावस्था। जिसको हिंदी आती होगी ना वो समझ गया होगा। सुसुप्त, सुसुप्त मतलब सोई हुई अवस्था, स्टेट ऑफ स्लीपीनेस, उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। और स्लीपीनेस का मतलब ये है कि हम कॉन्शियसली उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब कॉन्शियसली वो हमारे दिमाग में चल रही है और हम कोई कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे जिन लोगों को, जिनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वॉक करने निकल जाते हैं, तो जब वॉक से वापस आते हैं तो वो सोल्यूशन अपने साथ लेके आते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? आ रहा है तो समझ बताओ थम्स अप करके कि इंक्यूबेशन वाली स्टेज में क्या होता होगा। आप सभी को समझ में आ गया? आ गया? ऐसा ऑल टाइम पॉसिबल है क्या? क्या? ऐसा ऑल टाइम पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑल टाइम पॉसिबल नहीं है। इनसाइट ऐसे नहीं आती है। इनसाइट तब आती है जब आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आपके लिए वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सारी बातों पर डिपेंड करता है। इनसाइट अपने आप में एक अलग बात है। इनसाइट आप समझ रहे हो ना, सडन रियलाइजेशन बोलते हैं इसको। ऑल टाइम तो मतलब हर समय तो ये यूज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर लग नहीं रहा है, कंडीशनिंग लग नहीं रही है, गथरी की तेरी लग नहीं रही, कुछ तो नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है। मुद्दा ये है कि कोई भी अप्रोच काम नहीं कर रहा है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ आप रिलेट कर पा रहे हो इससे? कर पा रहे हो तो थम्स अप कीजिए। यस सर। फिर जो आपकी थर्ड स्टेज है वो है इल्यूमिनेशन की। इल्यूमिनेशन क्या है? इल्यूमिनेशन को इंसाइट बोलते हैं। इल्यूमिनेशन को इंसाइट बोलते हैं, ये वाली बात याद रखना। ये आपकी थर्ड स्टेज है, मतलब सोल्यूशन आपके दिमाग में फटाफट से आता है, तो सोल्यूशन अपीयर सडनली। और लास्ट होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो सोल्यूशन आया है क्या वो सही सोल्यूशन है, क्या वो सही सोल्यूशन है, आप उसको वेरीफाई करते हो और सही सोल्यूशन होते हो, सही सोल्यूशन होता है ना। तो पांचवी स्टेज और होती है इधर, जो यहाँ पर मेंशन नहीं की है मैंने, लेकिन आप लोग मेंशन कर लेना अपनी नोटबुक में। वो पांचवी स्टेज, फिफ्थ स्टेज होती है इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन मतलब वेरिफिकेशन के बाद क्या आता है? इम्प्लीकेशन। रिपीट करेगा कोई? पांचवी स्टेज कौन सी है? implication. इम्प्लीकेशन। ये भूलना नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है पांचवे स्टेजेस, यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं करी है ना, वो रह जाता है कभी कभी कंटेंट को, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। पहली स्टेज होती है प्रिपरेशन, दूसरी स्टेज होती है इंक्यूबेशन, तीसरी जो स्टेज होती है इल्यूमिनेशन, फोर्थ स्टेज होती है आपकी वेरिफिकेशन, और पांचवी स्टेज होती है इम्प्लीकेशन। ये सारी स्टेज, इम्प्लीकेशन मतलब यूज़ करते हो जो प्रॉब्लम आपको, जो सोल्यूशन आपको एल्यूमिनेशन या फिर इनसाइट से मिला है, और वेरिफिकेशन में आप चेक करते हो कि सारा कुछ सही है कि नहीं सही, मतलब इनसाइट ठीक आई है कि नहीं, सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। जब वेरिफिकेशन हो जाता है ना, तो उस सॉल्यूशन को जो आपको इनसाइट से आया है उसको आप यूज़ करते हो, उसको अप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। क्या आपको पांचों स्टेजेस समझ में आई, इनसाइट लर्निंग की या क्रिएटिव थिंकिंग की? आई तो थम्स अप कीजिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है सबको? पांचवी स्टेज सबने लिख ली कि नहीं? फिफ्थ स्टेज लिखी कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट लर्निंग क्या है फटाफट से देख लेते हैं। ये क्या होता है? सडन होता है। सडन मतलब नॉट ग्रेजुअल, लाइक ट्रायल एंड एरर। बेस्ड ऑन परसेप्शन, ये बिल्कुल बेस्ड ऑन परसेप्शन है। सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, और ये कौन सा वाला परसेप्शन है? गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, गेस्टॉल्ट परसेप्शन। यस और नो? यहाँ पर एक फीचर होता है क्रिएटिव के, क्रिएटिव वाला फीचर भी होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो इनसाइट लर्निंग की जो स्टेजेस हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग की भी स्टेजेस हैं। तो आप बताओ ये इसका फीचर होगा कि नहीं होगा? क्रिएटिव फीचर होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। Yes. दूसरा ट्रांसफरेबल। हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ी कि नहीं? तो ये भी एक इसका फीचर है।
होल अंडरस्टैंडिंग मतलब हम प्रॉब्लम को एज अ होल परसीव करते हैं, पार्ट्स में परसीव नहीं करते हैं, ये भी हमने देखा। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट लर्निंग सबको समझ आ गए तो एक बार फिर से थम्स अप कीजिए। फाइनल थम्स अप कीजिए इसके लिए, फिर हम टॉलमैन की थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है ना आपको सारी कहानी?